बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, रिजवी बरादरान का पता चल गया है कि ये कहाँ पे गए, क्योंकि अब ख़बरें चलवाई जा रही हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और ज़राए से ये खबरें दी जा रही हैं कि जनाब रिजवी बरादरान का पता चल गया है, उन्हें वार्न किया गया कि वो गिरफ्तारी दे दें या फिर उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये साफ साफ और सीधी सीधी बात यह है कि रिजवी बरादरान जो है वो एजेंसियों की तहवील में नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब वो ज़ख्मी है या ठीक है या वो सलामत हैं या क्या मामला, ये भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एजेंसियों की कंट्रोल है मामला। और अब फैसला किया गया है कि उन्हें पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा या पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल देगी। सादी बात ये है और ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन ये हकीकत है, फैक्ट है, इससे हम भाग नहीं सकते। कल एक सीनियर जर्नलिस्ट कह भी रहे थे कि एक भाई भाग गया और दूसरा जो है वो एजेंसियों की तहवील में। बहरहाल अब उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, फिर जो कानूनी मामला आता है वो चलते रहेंगे, जमानत की कोशिश होगी, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि मामला क्या तय हुआ, यानी अगर ये एजेंसियों की हिरासत में है दोनों भाई या दोनों में से एक भी, तो मामला क्या तय हुआ और किन शराइत के ऊपर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नॉर्मली ये जो एजेंसियां दबाव डालती हैं और लोग बाहर आकर ये कहते हैं जी हम तो शुमाली इलाका जात में चले गए थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। यानी आपको याद होगा इंतज़ार पंचुता साहब जो थे, उन्हें एजेंसियां उठाकर ले गई थी और बाद में वो एक वकूआ बना के उनको बाजियाब करवा लिया गया। फिर आपको याद होगा कि अहमद नूरानी के दो भाइयों के साथ क्या हुआ था, एजेंसियां उन्हें उठाकर ले गई थी और बाद में उन दोनों भाइयों को जब वो कच्चे के डाकुओं से रिकवर कर लिया गया था। अब यहाँ पे भी एक ऐसी कोई सूरत बनाई जाएगी, वकूआ किया जाएगा या ये बताया जाएगा कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, या ये बताया जाएगा कि कितनी पार्टी है उनकी, वहाँ पे और लोग भी हैं। लेकिन ये बड़े भोंडे तरीके से हमेशा एजेंसियां करती हैं और इसको इस दफा भी कर लेंगी। दबाव शबाव उनके ऊपर मौलवियों का आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जागना शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गए हैं कि मुरीद के अंदर जुल्म किया, आपने आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या ये एक जिस तरीके से तरीके लबैक की सियासत थी उससे तो बहुत लोगों को इख्तलाफ है, मुझे भी है, लेकिन बात यह है कि ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप घेर घार के चारों तरफ से और गोलियां चलाना शुरू कर दें और इंसानों का कत्लेआम कर दें। अब जो लोग मारे गए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते। अब उनकी फैमिलीज को जो तकलीफ है, जो कर्ब है, वो उसका कौन मुदावा करेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जरा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप स्टेटमेंट देखिए। इसमें मुफ्ती साहब ने एक तो गजा का जिक्र किया और साथ में उन्होंने जिक्र कर दिया ये तरीके लबैक वालों का भी। उन्होंने कहा जी कि शर्मुल शेख में गजा की जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए और बेइख्तियार बकौले शायर दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। क्यों, ये देखें जरा, ये आपके पाकिस्तान के टॉप के आलम दीन है। उन 70,000 शोहदा को याद करके जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर फलस्तीन को जिंदा रखा, ये याद करके कि इस अमन का सहरा लाखों जानों के नुकसान के बाद उसी के सर बंधा हुआ है जिसने कुदस में सफारतखाना कायम करके उसे इसराइल का मरकज करार दिया था। और 2 साल तक, यानी ट्रंप के सर के ऊपर सहरा क्यों बांधा गया, वो ये कह रहे हैं भाई सहरा तो आपके अपने आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने बांधा है। आपके वजीर आजम ने वहां पे 28 सेकंड तक वो तारीफ की है कि ट्रंप की कोई 28 साल तक इतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा अर्दली वजीर आजम आपने रखा हुआ है और इस किस्म का क्लाउन और जोकर आप ये क्या कर रहे हैं आप, यानी आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके मुल्क की? ये तो भांडों वाला किरदार है जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने अदा कर दिया है। और अब बाद में जो है शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट, भाई वहां पे खड़े होकर अपने ऊपर कंट्रोल करना था ना। खुशामद की आदत ही इतनी ज्यादा पड़ गई है कि जहां कोई बड़ा आदमी देखा खुशामद शुरू कर दी। असद उमर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा जी कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 28 सेकंड के अंदर चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने, वैसे इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहां पे ये मुफ्ती साहब ये जिक्र नहीं करेंगे, बस सिर्फ गोल मोल बात कर रही उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा इसलिए कि गजा में फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया मगर हम अपने घर में अमन कायम ना कर सके। एन इस मौके पर जब भारत पाकिस्तान से खुली दुश्मनी पर आमादा है और पाकिस्तान के बागियों की हमायत कर रहा है और खुद भी नुकसान उठा चुका है, हमारे एक पड़ोसी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के बजाय भारत से पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी हैं और फिर 2 मुसलमान पड़ोसियों में जंग शुरू हो गई जो उम्मत इस्लामिया के किसी भी दर्दमंद के लिए तशवीशनाक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बिल्कुल तरीके लबैक वाला इसमें तस्करा है नहीं, सिर्फ एक जुमले का एक हिस्सा है थोड़ा सा। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ पिंगे चढ़ा रहा है। ये मुफ्ती साहब तब बिल्कुल चुप थे जब बिलावल गया था भारत, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था भारत के साथ बात करके। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ के घर चला गया था, ये बिल्कुल नहीं बोले। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल चुप थे जब एक पूरा खानदान भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ कारोबार करता रहा, ये बिल्कुल नहीं बोले। यानी इन्होंने कभी बोलना ही नहीं है जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगी नहीं। मैं मुफ्ती साहब एक बात आपको कहना चाहता हूं, देखें, मेरे रसूल पे बैठ के ना आपको हक और सच की आवाज को बुलंद करना चाहिए।
अगर आप नहीं करेंगे तो कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है। मुफ्ती साहब आपका इल्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मगर आज सोशल मीडिया पर बैठा एक टीनेजर हक बात कहने में आपसे बाजी ले गया है। आपकी मसलियतें आपकी अजमत और रुतबे को खा गई हैं। अब आप जो मर्जी करते रहें। यहां मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ गया, और मुफ्ती मुनीब साहब पे स्टेटमेंट इसलिए उनको देना पड़ा कि उनके अपने कारकुनों ने, उनके अपने तलबा ने बहुत शोर मचाया और उन्होंने कहा ज्यादती हुई है, इतनी बड़ी मुफ्ती साहब बोलते नहीं आप। तो मुफ्ती साहब अपने मुतालबात के साथ सामने आ गए, ये दबाव की वजह से, और इजाजत लेकर ही आए होंगे। ये इजाजत के बगैर तो मुफ्ती मुनीब साहब काम करते नहीं है। अच्छा, मौलवी जितने एक्सपोज हुए ना इस रिजीम में, इससे पहले कभी नहीं हुए, चाहे वो फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे मुफ्ती मुनीब साहब हों, चाहे हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, चाहे और बहुत सारे मौलवी हों। अच्छा, कई मौलवी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए और कई ऐसे लोग सामने आए जो हक बात कर रहे हैं और लोगों की आंखों के तारे बन गए कि लोगों ने कहा यार सच बोलता है कम से कम ये आदमी। उलमा मेंबर पे बैठ के सच बोलने का दर्स तो देते थे, सच बोलते नहीं थे, हौसला नहीं था इनमें, अब उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो मुफ्ती मुनीब ने 4-5 चीजें जो है वो की। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हालिया वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। नंबर 2, जाँ भाग अफराद और जख्मियों को दियत दी जाए। नंबर 3, तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं, तो जख्मी और जो वो मौजूद हैं लाशें थानों में, उन्होंने कहा जी हमें पता है, वो हवाले की जाएं लवाहिकीन के एहतराम के साथ। फिर साद रिजवी और अनस रिजवी से मुतालिक मालूमात दी जाएं। उसके बाद ये टीवी के ऊपर खबरें चलाई गई हैं कि जनाब उनका पता लग गया। वो पता क्या लग गया, उन्हें एजेंसियों की हिरासत से पकड़ के पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा, इसको जरा लीगल कवर दे दिया जाएगा, और उनके साथ जो मामला तय किए गए या किए गए होंगे या किए जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक दौर में इनके वालिद के साथ भी यही किया गया था। तो पाकिस्तान में ये तरीका कार है, ये कोई नई चीज नहीं है। तहरीक लब्बैक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, ये स्टेटमेंट भी साथ में मुफ्ती मुनीब ने दिया है। मुफ्ती मुनीब साहब, सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। आप हमेशा हलवा खाने आ जाते हैं और कभी भी मुश्किल वक्त में आप बात करने से कतराते हैं, सामने नहीं आते, आप गायब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया, ये मेरे सामने मौजूद है, और इसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब टीएलपी के बुलवाइयों के कायद साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए और सोने की ईंटें बरामद। ये तो हर मज़ार की कहानी है, ये कोई साद रिजवी वगैरह से अलग से तो नहीं मिल गया पैसे आपको। जाए आप जाके किसी भी बड़े मज़ार पे आप छापा मार दें, हर मज़ार पे हर गद्दी नशीन ऐसे ही पैसा, सोना, सामान, कीमती तोहफे, तहाइफ। पाकिस्तानी जो है वो बड़े मासूम लोग हैं, बड़े अकीदतमंद लोग हैं। लोग नजराने चढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो नजराने जाते कहाँ हैं ये कभी किसी ने हिसाब मांगा नहीं। आप सिर्फ पाकिस्तान की दरगाहों में, और ये बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, इनको जाके चेक कर ले, इक्का दुक्का को छोड़ के, जो कोई पब्लिक की गुड के ऊपर या लोगों की अच्छाई के ऊपर भी पैसा कोई खर्च कर ले। वरना ये ज्यादातर आप देख लें गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर अय्याशियां कर रहे होते हैं। इनकी जिंदगियां बादशाहों से ज्यादा अय्याशी वाली है, शहजादों से ज्यादा। काम कोई नहीं करते ना, गद्दी नशीन है बस, आ रहे चंदा अन्ने वाह, अकीदतमंद नजराने चढ़ा रहे हैं और उस पर वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। तो ये तो आपने सिर्फ एक इनका थोड़ा बहुत दिखा दिया, और वो इतने पैसे नहीं थे। मैं हैरान हो रहा था कि ज्यादा पैसे क्यों नहीं है, ज्यादा चीजें क्यों नहीं है। वरना जो यहां पे गद्दी नशीनों को मिलता है, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। तो यहां ये गंद उछालने से बेहतर अगर करना है तो पॉलिसी बनाएं और सबके खिलाफ करें, किसी एक के खिलाफ इस तरह करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। नाज़रीन, ये तो जनाब हो गया गवर्नमेंट का मौक़िफ़। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया, इस बारे में जो है वो पहले बताता हूं। बाकी इमरान खान साहब ने और बातें भी की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी तरीके लब्बैक पे जो गोली चली उसकी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा जी ये गलत है। तशद्दुद की उन्होंने मजम्मत की, तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने एहतजाज की हिदायत की है। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि गोली निहत्ते लोगों पर चलाना जो है वो इसकी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपनी पहली ही मुलाकात में तरीके लब्बैक के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर की और उन्होंने कहा जी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ फौज के बारे में और तालिबान के बारे में भी अपना स्टेटमेंट, और ये जो दहशतगर्दी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। बैरिस्टर साहब जो स्टेटमेंट बाहर लेकर आए, इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। उनकी फैमिली फौज में है, फौज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है। यह बैरिस्टर साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफा कहा। कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फौज की और तहरीक इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो है वो तब्दील करते रहते हैं। ये जनरल फैद हमीद जैसे, जनरल बाजवा जैसे, अभी बहुत मौजूदा जो DGISI है, आर्मी चीफ है, ये लोग इसी तरह काम करते हैं ना। सबको अपना अपना फायदा होता है। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया हुआ है, DGISI ने अभी भी एक्सटेंशन ले ली है। तो उनकी जो पॉलिसी है उनके ऊपर तनकीद माजी में भी होती थी।
अभी भी होती है, कोई नई चीज तो है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फौज के साथ कोई दुश्मनी हो गई है या फौज के साथ कोई जंग शुरू हो गई है। फौज एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तानी अपना खून पसीने की कमाई में से अपना पेट काट के इन्हें पालते हैं, इस फौज को। तो जिसको पाकिस्तानी कौम अपना खून पिला रही है उससे नफरत क्यों करेगी? अभी आप देखें ना, मैंने 1-2-4 दिन पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, बाहर से जरा सा कोई पाकिस्तानी फौज को तंग करता है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सेम टाइम में मैंने ये सवाल भी उठाया था कि फौजी क़यादत जो फैसले करती है, क्या वो वफा निभाते हैं अवाम के साथ जो अवाम उनके साथ वफा निभाती है? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गंदी सियासत के इस्तेमाल के लिए फौज को बतौर इदारा इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी सारे करते रहे हैं, आज PTI भी ये बात कर रही है। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इत्तला के मुताबिक वो आ ही गया, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब कालक अपने मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सबने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को खत्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरा नाम बदल देना, मैं माफी मांग लूंगा अगर ये वजीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियां सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नीयत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है गवर्नर साहब आप जहाज लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा था, ये जो 8 तारीख से ड्रामा लगाया हुआ है और आज 14 तारीख है, पिछले 1 हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है। पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है, पीपल्स पार्टी ने, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर के इधर बैठो, नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए, एक भी MPA इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ MPS तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वज़ीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब की बातचियां खिल गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजल रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन पे बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने भाई को वज़ीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुंच गए। यानी एक अजीब काला का सब अपने मुंह पे मल लेते हैं। फजल रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का LFO हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजल रहमान साहब ने ना ये जो JUI की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के ज़ाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफ़ा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका ज़ाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वज़ीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं। सब अब एजेंसियां बंदे थोड़े, या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं है। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वज़ीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजल रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया।
उसमें वो क्लैरिटी लेकर आए। अभी ये छोटी बात है, लेकिन मुस्तकबिल में ये चीज़ें खुलेंगी। और पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, पाकिस्तानी रहनुमाओं के अमरीकी सदर को दिए हुए मिनरल सैंपल दरअसल कीमती पत्थरों के नमूने थे, ये उन्होंने कहा, जो खरीदे गए थे। पाकिस्तान ने वादे किया है कि किसी सूरत चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है, चीन को नुकसान नहीं होगा। चीन की नजर भी पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। बल्कि चाइना समझता है कि उन्होंने लगभग 60-70 अरब डॉलर लगा दिया इस मुल्क में, और इतना पैसा लगाने के बाद वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को वो समझने की हमें मिलने चाहिए। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स के तवसत से या IMF के जरिए से या वर्ल्ड बैंक के जरिए से, उसके पास दबाने के टूल्स अलग है, बैनुल अक़वामी दबाव के जरिए से। तो अमेरिका कहता है जी ये हमारा भी हक है। अब यहां पे एक सरजंग तो है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यकीन दिलाया कि आपके मफादात को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इस खबर को यहां पे रोक देता हूं क्योंकि यह बहस अभी आगे चलेगी। नाज़रीन, भारत की जानिब से दोबारा लड़ाई के इशारे आ रहे हैं, और भारत के अंदर बार बार यह बात की जा रही है कि पहलगाम तर्ज के ऊपर दोबारा कोई इंसिडेंट या कोई वाकया हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत फिर शायद कोई फॉल्स फ्लैग का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा इसको फॉल्स फ्लैग कहता है, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भारत में अब अगर कोई वाकया होता है या कोई ऐसी चीज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। नरेंद्र मोदी को सुकून नहीं आ रहा, जिस तरह आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान ने उनकी बेइज्जती की है, इसके बाद मोदी को सुकून नहीं मिल रहा। उसके दिल में एक तकलीफ है कि मार भी पड़ी और उसके बाद जंगबंदी भी हो गई, और तब से लेकर अब तक जलालत भी हो रही है। वो कोई ना कोई मौका या कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि स्कोर सेटल कर सकें। लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।